वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट है 9 नवंबर। 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे पेड ग्रुप्स। इनको आप आराम से ज्वाइन करके पीडीएफ की इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो यहीं पर ही अपलोड की जाती है, ताकि आप सभी लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाए, वहीं पर ही आप इजीली क्लिक कर सके। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं है, 5 आर्टिकल है, लेकिन हमारे लिए हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट। 5 आर्टिकल्स हैं, इन पांचों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहला कहता है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी क्या काम कर सकती है। जीका वायरस बड़ा न्यूज में चल रहा है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा इसको। फिर है प्रधानमंत्री की आवास योजना, फिर है राशन स्कीम, और इंडिया ने अभी ट्रूस की जो आह्वान था युद्ध विराम, उस पर क्यों लगा दिया। तो सबसे पहला भाई यहाँ पर देखेंगे डैम सेफ्टी से अथॉरिटी। अभी क्या हुआ है कि तेलंगाना में हुआ ये कि एक पूरा डैम है, नाम है कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे है? तेलंगाना। अब तो पहला सवाल यहीं से बनेगा। देखो सवाल कैसे बनते हैं, सवाल पहला यहीं से बनेगा। कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो देखो ये है तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना में। अब यहाँ पर ये जो कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर क्या देखा गया है कि यहाँ पर इसके ब्लॉक 7 में एक पिलर जो है सिंक हो गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन करके पता चला है कि एनडीएसए जो है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करके पूरा इसकी जांच पड़ताल करी कि ये किस प्रकार से इस तरीके से सिंकिंग हो गई है। एक इतना बड़ा डैम बना, आसान तो नहीं होता डैम बनाना। अब डैम बनाया है तो उसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया गया है। असल में कालेश्वरम एक प्रोजेक्ट भी है, एक टेम्पल भी है कालेश्वरम के नाम से। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पूरा आया, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, लिंक भी इसके तैयार हुए हैं। तो अभी ऐसा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम कैसे आ गई? ठीक है, तो उसी की वजह से इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इसकी इन्वेस्टिगेशन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कर रही है। तो अब ये जो अथॉरिटी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा क्या चीज है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं इसमें और कंट्रोवर्सी क्या है। असल में क्या है कि इसमें पता चला है कि 1 लाख करोड़ का कुछ घोटाला चल रहा है। तो इंजीनियरिंग में पूरे में ये देखा गया है कि गोदावरी रिवर पे जो ये प्रोजेक्ट हुआ है, इसमें कुछ करप्शन यहाँ पे हुआ है। दोनों एक दूसरे पे, बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बातें तो काफी सारी उठ रही हैं इसके ऊपर। मेन बात यही है, एक इशू इस पे जो निकल के आया। ठीक है, तो अब अपने लिए क्या न्यूज में आ गया? कालेश्वरम प्रोजेक्ट और एनडीएसए न्यूज में आ गया। तो अपने को दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इस रीजन का सबसे बड़ा फेलियर जो ये बताया गया वो यही है कि दरारें आ गई हैं। दरारें आने की वजह क्या है कि जो भी खंबे वहां से हैं वो अव्यवस्थित हो गए हैं। बैराज राफ्ट का निर्माण जो है ना वो सही नहीं किया गया है, क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं हुआ है, डेफिशिएंसी आ गए हैं, पोटेंशियल गैप्स आ गए हैं। उसके अलावा जो और भी वहां पर जो बैरेज बने हुए होते हैं, अन्नाराम और सुंडीला करके बने हुए हैं, उसमें भी गड़बड़ देखने को मिल रही है, ऐसा बोला गया। तो एनडीएसए की रिपोर्ट इसके ऊपर जारी की गई है। 6 मेंबर की एक टीम बनाई थी। आपके लिए पता है किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? GS3 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले भी इसमें कोई ना कोई समस्या देखी गई थी, तो ये एक तरीके से एक एक्सीडेंट कह लो। यहाँ पर किसी को चोट नहीं आई, पर प्रोजेक्ट तो खराब हुआ ना पूरा। तो उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने भी यही बोला कि भाई एक 43 पेजेस की रिपोर्ट आई है, उसमें भी गड़बड़ियां देखने को मिली। तो ये जो एनडीएसए जो काम कर रही है, असल में ये है क्या? एनडीएसए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक तरीके से एक बॉडी है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब नियामक संस्था है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है हमारे डैम्स वगैरह के लिए। मतलब डैम की सेफ्टी का पूरा ध्यान यही रखती है। जो भी नेशनल कमेटी डैम के ऊपर बनाएगी, कभी कभी कुछ भी डैम के ऊपर कुछ भी प्रिपेयर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में डेफिशिएंसी पाई जाती है, गैप पाए जाते हैं, डिजाइन बनाने में कोई फ्लॉ है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया गया है, या कोई ऐसा पत्थर इस्तेमाल किया जो कि मोनोलिथ है या पॉलीलिथ है, किसी भी तरीके का हो सकता है।
वो सारा कुछ ये चेक करते हैं। ठीक है, इनका ये बेसिक काम होता है टेक्निकली, और ये सारी चीजों की असिस्टेंस भी देना, हेल्प भी करना, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी करना, और उसको लगातार इंस्पेक्शन भी करना जरूरी है। इंस्पेक्शन के बिना तो इंडिया में काम ही नहीं चलेगा ना यार, आपको भी पता है ये चीज तो। अगर काम करना है ठीक तरीके से तो भाई उस पर नजर रखनी तो बहुत जरूरी है, वरना क्या घपले होते हैं भारत में, क्या ही घपले होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो वही बात है ये वाली भी। ठीक है, तो अपने को एग्जाम के लिए क्या बेसिक बिल याद याद रखना है, वो हमें एनडीएसए को याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, चलो बढ़ो भाई अगला, जीका वायरस। क्योंकि अभी जीका वायरस भगवान करे ना फैले, पर ये अभी फिर से न्यूज में आ गया है कि कई लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव देखा गया है। चिकबलापुर एक जगह है, और वहां पे मॉस्किटो पूल है। 30 प्रेग्नेंट वुमेन्स के यहाँ पर एक सैंपल कलेक्ट किए गए थे कर्नाटका में, और ये टेस्टिंग के लिए भेजे गए। बहुत सारी जगह पे इसको कंटामिनेशन मतलब कि गड़बड़ वाला पा लिया गया है, तो ये भी समस्या है। मॉस्किटो के सैंपल्स जो भी कलेक्ट हुए, तो मतलब समस्या देखने को मिल रही है। अब जीका वायरस बहुत पुराना वायरस है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैंने कई बार इसके बारे में आपको एग्जाम में भी बताया है। जीका वायरस मॉस्किटो से पनपने वाला एक वायरस है, जो कि युगांडा में सबसे पहली बार देखा गया था, मंकीज में देखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते युगांडा, तंजानिया करके आने लगा। ये एडीज मॉस्किटो, ये वो फीमेल एनोफिलिस नहीं है, वो तो मलेरिया वाला था। ये एडीज मॉस्किटो से निकल के आता है, और जो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर फैलाता है, मलेरिया नहीं है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है ये वाला। इट इज द सेम मॉस्किटो विच स्प्रेड्स डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। तो हाँ, ये बात ठीक है, जिसपे आपको बुखार आ जाता है, हेडेक होने लग जाता है, और बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में, जॉइंट में पेन होने लग जाता है। ठीक है, और कई लोगों को कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, फिर भी उनको जीका वायरस हो चुका होगा। तो वही चीजें यहाँ पर प्रेगनेंसी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी तक कुछ भी नहीं आई है। कोविड की तो बहुत जल्दी निकाल दी गई थी, बिकॉज वो जरूरत थी उस समय की, पर आज के समय में इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। काफी बार अफ्रीका अफ्रीका में तो इसमें काफी बार आउटब्रेक इसका होता ही रहता है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक में इसके काफी केसेस देखने को मिले हैं। तो जीका वायरस पहले काफी ज्यादा केरला में भी देखा गया था, अभी ये हाल फिलहाल में यहाँ पे भी देखा गया। तो जीका वायरस एक मॉस्किटो से स्प्रेड आउट होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन से स्प्रेड होता है वो भी आपको मैंने बताया, उसका आउटब्रेक। आरएनए एक तरीके से होता है, मॉस्किटो से एक वायरस निकल के आता है, फ्लैवी वायरस कहते हैं उसको, एडीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज में भी मैंने आपको नाम बता दिया, कौन सा मॉस्किटो एडीज में भी ये बताया था ना इधर। हाँ, ये वाला नाम पूरा याद कर लेना, एडीज एगिप्टी। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा पूरा। आरएनए जीनोम से होता है, वहीं से निकल के आता है। जीका एक फॉरेस्ट से निकल के आया था, युगांडा, तांजानिया करते करते बढ़ गया, और केरला और कर्नाटका में इंडिया में काफी देखने को मिल रहा है। इंडिया में ये काफी ज्यादा है, और केरला और कर्नाटका में ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है वायरस से होने वाले और भी बहुत डिजीजेस हैं। एक तो कोविड ही है, सब जानते हैं, मतलब कौन है जो नहीं जानता, है ना। उसके अलावा डेंगू भी इसी वायरस से होता है। एक आपने निपाह वायरस भी सुना होगा, वो भी एक तरीके का वायरस है। एक इबोला भी सुना होगा, वो भी एक तरीके से वायरस ही है। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होती है, HIV, इसमें नाम में वी आता है, वायरस है ये भी। चिकन पॉक्स, पोलियो, रोटा वायरस, ये भी सुना होगा, काफी फेमस है। तो ये कुछ वायरस से होने वाले डिजीजेस हैं। चलो भाई अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्योंकि अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आवास योजना स्टार्ट की गई है, उसमें इसको ये देखने के लिए बात की गई कि भाई इसमें रीजनल थोड़ा सा क्षेत्रीय छाप छोड़ने की भी व्यवस्था की जाए। मतलब क्षेत्रों में काफी, अभी शहरों शहरों में केवल नहीं, इसको और ज्यादा डीपली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आवास योजना स्टार्ट की गई, जिसमें फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की 60% थी, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लोगों को आवास देने में 40% का सहयोग कर रहे थे। ये स्कीम बहुत पुरानी है। ये स्कीम 2015 में शुरुआत की थी हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। 2022 तक 2 करोड़ किफायती दरों पर घरों को भी उपलब्ध करवाया गया है।
और जितने भी फैमिलीज और बेनिफिशियरीज है उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड की गई है, रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया गया। तो ऐसा नहीं कि किया नहीं गया, अर्बन एरिया और रूरल दोनों में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन थी, शहरों की, और एक ग्रामीण की भी थी, तो दोनों में प्रोवाइड यहाँ पे करवाई गई है। ठीक है, तो वही है कि इसमें स्कीम ने फायदा बहुत दिया, आवास की जो लोगों में कमी हो रही थी उसको ठीक भी कर दिया, इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस निकाले, कंस्ट्रक्शन करके लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो सॉल्यूशन तो यहाँ पर अच्छे खासे निकाले हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी मिली, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देते हैं, आपको जो लेबर वर्क करते हैं उनको लेबर वर्क करना भी आसान हो गया। तो प्रधानमंत्री ये योजना थी। ऐसी और बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, ग्रामोदय योजना, स्वरोजगार योजना, उज्ज्वला, जन धन, सुरक्षा बीमा, ये सब मैंने आपको बताई हूँ। काफी सारी इसमें से तो ऐसी स्कीम्स है जो आप ऑलरेडी मेरे साथ क्लासेस में पढ़ चुके हो। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करती हो, तो आपको ये काफी सारी स्कीम्स के बारे में आता होगा, आपने लिखा भी होगा अपने नोट्स में। नहीं लिखा तब भी कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, है ना। आप इसके बारे में पूरा रीड भी कर सकते हो। बेसिक बात पता है मुझे, जो ऐसा लगता है एग्जाम में क्या बन सकता है, एग्जाम में जो इनके ईयर्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर्स क्या क्या है, तो ये ईयर्स हमारे लिए काफी जरूरी बन जाएंगे, आप लोग लर्न कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही भाई अब फ्री राशन की जो स्कीम कोविड के समय स्टार्ट की गई थी पैंडेमिक में, गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो का फूड जो है वो हर महीने 80 करोड़ लोगों को जो दिया जाता था, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। इसको पहले सितंबर तक एक्सटेंड किया गया, फिर इसको और एक्सटेंड किया गया, अब इसको प्रॉपरली एक्सटेंड कर दिया 5 और सालों के लिए आगे। ठीक है, इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये काफी अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करके। ताकि पहले इसको शुरुआत किया गया था ताकि कोविड-19 में जितने भी लोग हैं ना, उनको 5 किलो का खाना, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। ठीक है, इसे राशन शॉप के थ्रू होता है। राशन शॉप में क्या कहते हैं सिस्टम को, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसी के तहत स्टार्ट किया गया। पहले इसको बोला गया था, अब इसको और 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है ना। इसमें काफी बेटर बेनिफिशियल मिल जाते हैं, इसमें इसको इम्प्रूव करने को एक तरीके से एक मौका मिल जाता है। तो ये काफी एक अच्छी स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। क्लियर हुआ भाई? चलिए, ये आप लोगों को लर्न करना है। अगला आता है, इंडिया ने युद्ध विराम के आह्वान से क्यों दूर रही। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि हमास और फलस्तीन काफी बड़े सब चीजें चल रही हैं, हमास, फलस्तीन, इसराइल, काफी सारी चीजें हैं। तो बस वही चीज है इस पूरे में भी, कि ये जितनी भी ये सब चीजें हैं, इसमें इंडिया काफी पीछे क्यों रहा। इंडिया इसमें जो ये पीछे रहा है यहाँ पर, उसी के बारे में है ये पूरा एक आर्टिकल। तो इंडिया ने जो इस मतदान से परहेज किया है, तो उसी के ऊपर बात है कि इंडिया ने जो ये पूरा एक तरीके से पूरे के पूरे उसमें परहेज करके रखा, उसके पीछे यहाँ पर यही बोला कि इंडिया जो है ना, वो आतंकवाद के हम लोग पीड़ित रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से भी यहाँ पर गवर्नमेंट के सोर्सेज भी यही कहते हैं कि काफी सारे लोगों की उसमें डेथ भी हुई है। तो इंडिया यहाँ पर एक तरीके से इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक कुछ भी सपोर्ट नहीं देते हैं। इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पर जो है हर जगह पे वोट देने से अपने आप को एब्सटेन किया। एब्सटेन से मेरा अर्थ है हमने परहेज किया है। इसराइल ने इस चीज को समझा, ठीक है, बट हमारे सपोर्ट को भी वो जानते हैं। इंडिया, क्वाड के मामले की बात करें अगर हम, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कुछ और कंट्रीज ने भी एब्सटेन करा है। लार्जर मेजोरिटीज ने वोट भी किया है, कईयों ने एब्सटेन किया। इंडिया ने ये बोला है कि भाई मतदान ना करने के लिए यही बोला है कि भविष्य के मतदानों में इसराइल के पक्ष में हम एक निश्चित परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को इसराइल से क्लोज समझते हैं, राइट। तो वही चीज है यहाँ पर, एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, यहाँ पर हम जो सोच रहे थे कि इसराइल और फलस्तीन में उनके क्या दृष्टिकोण में आएंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूएनजी के वोट्स में हम लोगों को काफी बड़ा एक बोलबाला रहा है, उसी के लिए पॉइंट है ये वाला। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इस पूरे को। चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन पे। ये कल वाला ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये आप इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। ये सर्वे
यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो स्टार्ट करती है डिसेबिलिटीज के लिए, ऐसे पर्सन जो डिसेबिलिटीज में है, डिजास्टर्स में है, उनके ऊपर ये सर्वे है। तो देखिए भाई, इस पूरे में आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। सेकंड भी ठीक है, थर्ड वाली में गलत थी कि भाई इसने बोला कि लिमिटेड प्रोग्रेस की, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस तो अच्छी खासी करी है। तो ये वाला तो कल ही वाला क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देती हूँ। हाँ, ये अलग क्वेश्चन है, ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है 2023 में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि ऑफशोर एरियाज में जहां पे थोड़े से अपतटीय हैं, तट के किनारे नहीं है, उनको अमेंड करने के लिए एक बिल आया है लोकसभा में, जिसमें मिनरल्स जो हैं, खनिजों की नीलामी की अनुमति जो है वो दे दी गई है। इस बिल में मिनरल कंसेशन दे दिया गया है गवर्नमेंट की कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को। और उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें भी ये बात बोल दी गई है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर इंकलकेट करना चाहिए। तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं, आप चाहे तो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, ये लो आपके सामने है। ऑफशोर एरियाज में ऑक्शन करना अलाउ कर दिया गया है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। बाकी देखो, आज का हमारा क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लेके आई हूँ कि आज के टाइम पे ऐसा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि छोटे शहर से हटा करके अपने आप को स्मॉल टाउन्स में शिफ्ट कर रही है। तो ऐसा बिजनेस फर्म जितनी भी है वो मेट्रो कैंपस से अपने आप को स्मॉल टाउन्स में शिफ्ट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट्स की वीडियो अपलोड करके जरूर समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से भी ऐसे टॉपिक्स पे काफी रिसर्च वर्क करें। ठीक है, आप खुद से भी ऐसे टॉपिक्स को रीड करें, स्टडी करें। तो आप लोग भी पढ़िए, बाकी मैं भी आप लोगों को कवर कराऊंगी काफी सारे क्वेश्चंस को। वेट फॉर दी शॉर्ट्स, और अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आप लोगों को वीडियोस और शॉर्ट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अपना कंप्लीट करना लेक्चर्स, और सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करते जाओगे, धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, चीजों के बारे में इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, अपने नोट्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। तैयारी खींच लो अपनी, और थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा जागरूक करो और बेटर बनाओ, हर समय बेटर बनाने की कोशिश करो। ऐसे फैक्ट्स को बारे में पढ़ना शुरू करो, फैक्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है, फैक्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।